नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पटेल जीएस स्टडी में। मैं रोशन पटेल। कोविड के सिचुएशन में आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे। साथियों, आज का हमारा विषय है भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आइए कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर नज़र डालते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का विघटन और ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। 1757 पलासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत, जिससे अंग्रेजी शासन की नींव भारत में पड़ी। 1764 बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में पूर्णतः 1757 जीतने के पश्चात रखी गई थी, पूर्णतः नहीं। 1764 के युद्ध में पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने शासन की नींव रखी और 1765 आते आते बंगाल, मद्रास, सॉरी दोस्तों, बंगाल, उड़ीसा, बिहार के दीवानी मामले प्राप्त कर लिए थे। यहाँ दीवानी मामलों से तात्पर्य यह है कि राजस्व से संबंधित और न्याय दीवानी से संबंधित। चलिए आइए अब टॉपिक पे आते हैं। साथियों, जैसे ही देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये एक्ट आया क्यों? ये एक्ट इसलिए आया कि कंपनी के कर्मचारी धनाढ्य होते जा रहे थे और कंपनी भी कुछ हद तक दिवालियेपन की ओर बढ़ना प्रारंभ कर रही थी। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। रेगुलेटिंग मतलब इसका अर्थ ही है नियमित और नियंत्रित, रेगुलाइज करना। तो इस एक्ट में क्या था ऐसा? तो इस एक्ट में 3 बातें हैं समझने को पहले, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसी ब्रिटिश राजघराने के द्वारा, किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री या राजघराने के द्वारा पहला बार एक कानून किसी कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। कैसा था उस कंपनी का दबदबा? क्या था रूल में? इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ब्रिटिश संसद ने कहा, हम आपको प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता देते हैं, लेकिन वो मान्यता क्या होगी वो हम तय करेंगे। और इसमें क्या कहा गया कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। साथियों, तो जैसे ही रेगुलेट करना प्रारंभ कर चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी को, शासन कहाँ चला गया? केंद्र के पास। यहाँ केंद्र का तात्पर्य क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद। तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कैसे रखी गई समझ में आ गया होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपना प्रभुत्व जमा रहा, अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो केंद्रीय प्रशासन मतलब यहाँ केंद्रीय प्रशासन का तात्पर्य है ब्रिटेन के प्रशासन से। मतलब केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, तो ब्रिटेन के संसद ने नींव रखी, क्योंकि ब्रिटेन का संसद का आधिपत्य था। तो अब इसके विशेषता पे गौर करते हैं। इसके विशेषता में सर्वप्रथम क्या किया गया? बंगाल के जो गवर्नर होते थे, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया गया। और उन्हें क्या किया गया? पहले 2 प्रेसिडेंसी और हुआ करता था, मद्रास और बम्बई। इन दोनों को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इन दोनों को ही बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, परंतु कुछ संदर्भों में इन्हें छोटी मोटी विधियां बनाने का अधिकार दिया गया। मद्रास के गवर्नर को और बम्बई के गवर्नर को। और किसके अधीन ये हो गए? ये हो गए बंगाल के गवर्नर के अधीन।
बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। तो अब आगे देखते हैं। और इनकी सहायता के लिए साथियों, जब बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तब उनका दायरा बढ़ चुका है, क्योंकि एक और प्रेसिडेंसी मद्रास, एक और प्रेसिडेंसी बम्बई शामिल हो चुका है, 2 प्रेसिडेंसियाँ भी बढ़ चुकी है। तो उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कितने सदस्यों की? 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। किस लिए किया गया? इनकी सहायता के लिए। किनकी सहायता के लिए? बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए। तो इस प्रकार बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल इस प्रकार कौन हुए? वारेन हेस्टिंग्स। और इसमें प्रावधान क्या था इस एक्ट में? 1773 के एक्ट में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। और इसमें एक प्रावधान क्या था? कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार पर प्रतिबंध। अभी जैसा पहले बताया जा चुका है कि कंपनी के कर्मचारी अकूत संपत्ति के मालिक बन बैठे थे, तो कंपनी प्रशासन के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया? कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार भारत के साथ करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसे किसी भी भारतीय नागरिक या भारतीय व्यक्ति के द्वारा कोई भी उपहार भेंट सामग्री लेने से भी प्रतिबंध किया गया था। और इसका एक महत्वपूर्ण क्या बातें हैं इस 1773 के अधिनियम की? ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से नियंत्रण। ब्रिटिश सरकार नियंत्रण करने के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब गवर्निंग बॉडी, एक समूह गवर्निंग बॉडी बनाया, जिसका काम क्या था? समस्त मामले, राजनैतिक, राजस्व, सैनिक, नागरिक, ये सभी मामले में ये ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, इसके सदस्य रिपोर्ट करते थे। कहाँ रिपोर्ट करते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। क्या रिपोर्ट करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक क्षमता कैसी है, राजस्व कैसा है, यहाँ का राजनीतिक स्थिति कैसी है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझा। अब 1781 का संशोधन अधिनियम। तो साथियों, 1781 का संशोधन अधिनियम इसलिए आया कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां थी। उस खामियों को दूर करने के, तो खामियां क्या थी? तो हम जानते हैं कि 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना तो हो गई थी, लेकिन उसके कार्य क्षेत्र का बंटवारा सही से नहीं हुआ था। तो क्या इसमें क्या एक प्रावधान जोड़ा गया 1781 में कि गवर्नर जनरल तथा परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे और उनके जो 4 मेंबर वाला परिषद था, उसको सर्वोच्च न्यायालय के जुरिसडिक्शन से बाहर कर दिया गया। और दूसरा क्या किया गया कि कलकत्ता के नागरिकों को, कलकत्ता के जो वासी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के दायरे में लाया गया। और जो हिंदू हैं उनके बात का निपटारा हिंदू के कानून के साथ, और जो मुस्लिम हैं उनके बात का निपटारा मुस्लिम कानून के अनुसार किया जाएगा। अब आते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। साथियों, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट्स थे, विलियम पिट्स। इसीलिए इस एक्ट का नाम पड़ा विलियम पिट्स के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट। और यह एक्ट अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण इस वजह से है कि इसने राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, पृथक्करण किया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है ये समझ लें, महत्वपूर्ण है ये ब्रिटिश संसद है। यहीं बैठे बैठे कंपनी पे और ईस्ट इंडिया कंपनी पे ये और नियंत्रण लगाना चाहा, और उसी नियंत्रण लगाने के क्रम में यहाँ ब्रिटेन में ही एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। 6 मेंबर वाली एक सदस्यीय टीम थी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे, और ये नियंत्रण कहाँ पर करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और किस प्रकार से इन्हें भी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास जो शक्तियाँ थी, शक्तियाँ तो इन्हें
सर्वाधिक थी। कहने का मतलब हमारा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी देखता था राजस्व, सैनिक और राजनीतिक मामले, तो ये भी राजस्व, सैनिक, राजनीतिक, नागरिक सभी मामले में ये रिपोर्ट करते थे किसको? तो ब्रिटेन की संसद को, ब्रिटेन की संसद को रिपोर्ट करते थे। ये सिस्टम था। तो इस प्रकार से द्वैध शासन की स्थापना हुई। इसी अधिनियम के तहत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन की द्वैध हो गया, द्वैध शासन में हो गया। और कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इसमें एक चीज़ और क्या किया गया कि कंपनी का जो जहाँ जहाँ कंपनी की प्रेसिडेंसी के अधीन क्षेत्र थे उसको इस एक्ट के तहत ब्रिटेन का अधिपत्य वाला क्षेत्र बताया गया। और इसमें क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर केवल ब्रिटिश नागरिक को रखा गया। अभी हमने देखा था कि 1781 के संशोधन अधिनियम में क्या किया गया था, जिसे हम बंदोबस्त का अधिनियम भी कहते हैं। 1781 का संशोधन अधिनियम को हम बंदोबस्त का अधिनियम भी कहते हैं, जिसमें क्या किया गया था कि कलकत्ता के नागरिकों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर लाया गया था। तो इसमें क्या किया गया? 1784 के अधिनियम में सबको बाहर कर दिया गया और ब्रिटिश नागरिक को केवल रखा गया। इसमें एक और प्रावधान किया गया साथियों 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। इसमें क्या किया गया कि 1773 में जो गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद थी, इसमें घटा करके 3 सदस्यों की कार्यकारी परिषद कर दी गई। किसमें? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और इसमें क्या किया गया? गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार दिया गया। पहले केवल बराबर मतों में अधिकार था मत करने का, जब मत बराबर हो जाए तो अब क्या किया गया? इनको मत देने का अधिकार दे दिया गया। किसको? गवर्नर जनरल को। और अब आगे चलते हैं साथियों। 1786 का अधिनियम, ये अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है साथियों। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बन रहा था बंगाल का, तो उसने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्तें क्या थी कि ये जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए परिषद का गठन किया गया था, उसका सुझाव मानने के लिए हम बाध्य नहीं होंगे, ऐसा शर्त रखा था। और दूसरा शर्त क्या रखा था साथियों कि कमांडर इन चीफ होंगे। कमांडर का शर्त रखा था, कमांडर इन चीफ। तो इसी उसके दोनों शर्तों को ही, पहला शर्त कि हम कार्यकारी परिषद के जो मेंबर हैं उनका बात नहीं मानेंगे, और दूसरा शर्त हम ही कमांडर इन चीफ भी होंगे। तो दोनों शर्त रखा गया। तो इसी दोनों शर्त को मान करके 1786 का अधिनियम आया। उसके बाद आते हैं साथियों 1793 का चार्टर कानून। चार्टर सीरीज का सबसे फर्स्ट कानून है ये 1793 का चार्टर कानून। चार्टर को हिंदी में राजपत्र भी बोल सकते हैं, घोषणा पत्र। 1793 का चार्टर कानून, इसमें क्या हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का भुगतान भारतीय राजस्व से हो। साथियों जैसा कि अभी देखा, बोर्ड के सदस्य रहते थे कहाँ? ब्रिटेन में। लेकिन उनका वेतन कहाँ से जाएगा? तो उनका वेतन जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो राजस्व कमा रही है भारत में, उसी से उसको पेमेंट मिलेगा। क्योंकि वो लोग बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग थे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे, तो उनका तो पेमेंट भी, वेतन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो उनका पेमेंट कहाँ से जाता था? भारत से, भारत के राजस्व से। और इसमें क्या था? गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। पहले से ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही गवर्नर जनरल को शक्तियां प्रदान की गई थी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर। लेकिन अभी क्या किया गया? और अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान किया गया। और इसमें क्या किया गया? व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया। जब अंग्रेज आए थे तो कुछ निश्चित वर्षों के लिए, माना जाता था 15 वर्षों के लिए, निश्चित अवधि के लिए व्यापार करने के लिए शुरुआत में आए थे, 15 वर्षों की अवधि के लिए। तो धीरे धीरे बढ़ते गया। तो उसी में 1793 में कितना बढ़ा? 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक यू।